हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का वेलकम करती हूं अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी हमारे चैनल का नेम तो जानते ही हो, हेलो टीचर्स। अब मैं सबसे पहले आप सभी को अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूं। माय नेम इज टीना शर्मा। आई हैव डन JBT, MA in English and B.Ed. I have qualified CTET 2 times and HTET. I have more than 2 years teaching experience as a faculty of CDP. जल्दी से हम देख लेते हैं कि अगर आप अनअकैडमी पे एडमिशन लेते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। आपकी जो क्लासेस रहेगी डेली लाइव रहेगी, जिससे कि आप अपने एजुकेटर के साथ डेली चैट के थ्रू, कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे आपके, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेगा एंड अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। आप एक ही फीस में टेट एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं फीस की। फीस क्या रहेगी? जो 1 मंथ की फीस रहेगी 1200, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेते हो TS लाइव, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेते हो तो आपकी फीस हो जाएगी 1080 रुपीज। 3 मंथ्स की फीस है 3000, बट कोड अप्लाई करने के बाद फीस हो जाएगी 2700। 6 मंथ्स की फीस है 4800, बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो फीस हो जाएगी 4320 रुपीज। 12 मंथ्स की फीस है 6000, मेरा कोड यूज करने के बाद फीस हो जाएगी 5400। 24 मंथ्स की फीस है 7200, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड जैसा कि मैंने बताया TS लाइव अप्लाई करते हो तो फीस हो जाएगी 6480 रुपीज। ठीक है, ये जो डिस्काउंट आपको मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ही मिलेगा। अब आपके लिए मैं कुछ लेकर आई हूं, एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ लेकर आई हूं। की पॉइंट्स नॉट टू परस्यू। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप, अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो आपको नहीं फॉलो करनी है। मतलब कि अगर ये ऑप्शन, इनमें से कोई भी आपको थोड़ा सा भी दिख जाता है क्वेश्चन में, तो आप क्या समझेंगे? ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, उस जो आंसर को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट देखो, कंपटीशन इन एग्जाम। अगर कहीं पर भी बात आ जाती है कंपटीशन की, बच्चों के लिए एग्जाम में कंपटीशन की बात आ जाती है, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट को कट कर दोगे। हमें बच्चों के बीच ऐसे कंपटीशन नहीं बढ़ाना है, बच्चों को एग्जाम्स पे या कंपटीशन का जो उनका बर्डन है उन पर नहीं बढ़ाना है। सेकेंड है लेक्चरिंग एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हम बात कर रहे हैं 1st to 5th क्लास के लिए आप टीचर अपॉइंट होना चाहते हो, तो आपके लिए लेक्चरिंग, आपको बच्चों को लेक्चर नहीं देना है, स्पीच नहीं देनी है। बच्चे इतने बड़े नहीं है कि आपकी स्पीच या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को वो सुनेंगे, तो आपको ये पॉइंट भी इग्नोर करना है। जहां पर भी आपको लेक्चरिंग दिख जाए, आपको ऑप्शन में दिख जाए, व्याख्या दी जाए, भाषण दिया जाए, तब आप क्या करोगे? उस पॉइंट को सिलेक्ट, चूज नहीं करोगे। थर्ड देखिए, जेंडर बायस्ड। जेंडर बायस्ड का मतलब है जो लैंगिक रूढ़िवादिता, जो भेदभाव, पक्षपात होता है लड़के और लड़कियों के बीच में क्लासरूम में, हमें ऐसा कोई पॉइंट चूज नहीं करना है जिसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जेंडर बायस का मतलब क्या हो गया। समझ में आ गया ना आपको कि भेदभाव बच्चों के बीच में हमें नहीं करना है। आगे देखिए, रोट लर्निंग एंड मेमोराइज द आंसर, मतलब याद करना। मेमोराइज का मतलब है याद करना। जहां पर भी बात आ जाती है कि बच्चों को कुछ याद करवाने पर बल देना, रोट लर्निंग की बात आ जाती है, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट को कभी भी, उस ऑप्शन को कभी भी आप सिलेक्ट नहीं करोगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आप सभी को, ये जो चीजें हैं ये आपको इग्नोर करनी है, टोटली इग्नोर करनी है आपको, अगर आप सीटेट का या कोई भी टेट क्लियर करना चाहते हो। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, आप बड़े होकर नहीं सोचोगे। जैसे आप बड़े हो, बड़े अपने खुद की नजरों से नहीं देखोगे, बच्चों की नजर से देखोगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। फोकस टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, पाठ्य पुस्तक टोटली इग्नोर करनी है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट।
जहां पर भी बात आ जाए, अगर कोई प्राइज की, प्रशंसा तो चलो कर ले हम फिर भी ठीक है, बट रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जहां पर भी पुरस्कार और दंड आ जाए, वो आप समझ लेना बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें बच्चों को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, बट जो बाह्य अभिप्रेरित, जैसा कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपको पता है, ये बाह्य अभिप्रेरण के जो कारक है, हमें ऐसे मोटिवेट नहीं करना है बच्चों को, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करनी है। इतने छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें दंड नहीं देना है। आगे देखिए, पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, हमें बच्चों की जो मिस्टेक्स होती है, अगर कुछ बच्चा कोई मिस्टेक कर रहा है, हमें उनको पॉइंट आउट नहीं करनी है, हमें पॉइंट आउट उनकी मिस्टेक करनी ही नहीं है, बल्कि हमें क्या करना होगा, उनकी जो भी गलती है ना, उन्हें बताए बिना उन्हें ठीक करके उन्हें बताना चाहिए कि हाँ जी, जैसा कि आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे दादाजी आया है, मेरा दादा आया है, ऐसा कुछ करके बोल दे, तो आप क्या करोगे? उसे ये नहीं कहोगे कि ऐसे नहीं बोलते होते, रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, आप क्या करोगे? उसकी गलती बताए बिना ऐसे बोलोगे कि देखो आपके दादाजी आए हैं, अच्छा, ऐसे करके आपको उन्हें समझाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी गलती पॉइंट आउट नहीं करनी, जिससे कि क्या हो जाएगा, गलती पॉइंट आउट करेंगे तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, एक्सपेक्ट गुड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से अच्छे नंबर की अपेक्षा, किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन बच्चों से नहीं करनी है, हमें इग्नोर करना है एक्सपेक्ट गुड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। हमें बिल्कुल भी, जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई में मार्क्स वैसे भी बच्चों को नहीं दिए जाते, ग्रेड्स दी जाती है, तो हमें मार्क्स पे जोर नहीं डालना है, मार्क्स का बर्डन बच्चों पे नहीं डालना है। 8 पॉइंट हो चुके हैं, देखो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लोगे तो आपका सीटेट 110% क्लियर होगा ही होगा। आगे देखिए, कंट्रोल द स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, टीचर अपना एक दबाव बनाए, मतलब कि जो भी टीचिंग मेथड है, जो भी टीचिंग स्टाइल है, उसमें क्या करे, बच्चों को खुद उनके ऊपर एक कंट्रोल बनाकर रखे। ऐसा नहीं करना है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली आप जानते हो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, बच्चों के अनुसार ही हमें सब कुछ करना है। ठीक है, तो कंट्रोल द स्टूडेंट्स हमें बिल्कुल ही इग्नोर करना है, ये सब चीजें आपको इग्नोर करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आगे चलते हैं, एक्सपेंसिव स्टडी मटेरियल, हमें बिल्कुल भी जो महंगे स्टडी मटेरियल होते हैं उनको बच्चों को नहीं कहना है कि यूज करें। आगे देखिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, हमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस नहीं देने हैं जिनके जो आंसर है बहुत ही लिमिटेड वो वर्ड्स में दे सके। क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बच्चों को बिल्कुल ही नहीं बोलने हैं सॉल्व करने के लिए, याद करने के लिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आपकी बात दोबारा से जैसे कि आ गई है, बच्चों पे डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन, छोटे बच्चों के लिए अनुशासन नहीं चाहिए, हमें कठोर अनुशासन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जजिंग द स्टूडेंट्स, वही बात आ जाती है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जजिंग द स्टूडेंट्स, ये सब चीजें बच्चों के ऊपर एक दबाव बनाती है जो कि हमें नहीं बनाना है। 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, हमें डिसिप्लिन नहीं बनाना, जो जजिंग, उनको जज नहीं करना, उनके ऊपर टेस्ट या एग्जाम का बर्डन नहीं डालना। मैक्सिमम अटेंडेंस, बच्चों को ये नहीं कहना कि आपकी अटेंडेंस फुल होनी चाहिए, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि आपकी अटेंडेंस मैक्सिमम हो क्लास में। ठीक है, टीचर ऑटोनॉमी, टीचर ऑटोनॉमी का मतलब है जो टीचर का ही राज चलना क्लास पर, अध्यापक स्वायत्तता, ऐसा नहीं करना। क्लास में टीचर ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट का ही सब कुछ वहां पर चलना चाहिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा जैसा कि अब कहते हैं दूसरे वर्ड्स में। पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लास में हम बच्चों को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप चुप होके बैठ जाओ, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, इतने छोटे बच्चे हैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे, तो आपको पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसी अगर आप सोच के चल रहे हो, माइंड में टीचर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस रख के क्लास में पढ़े, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहे क्लास में, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसा ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये सब चीजें तो हमें फॉलो करनी ही नहीं थी, हमें बिल्कुल भी चूज नहीं करना है इनको, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं आएगा। लेबलिंग स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, मतलब क्या नहीं करना है कि बच्चों को लेबल नहीं देना है, उनको वर्गीकृत नहीं करना है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा वीक है, ये बच्चा एवरेज है, हमें उनके ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगाना है।
ठीक है। इससे बच्चे क्या होंगे, जो वीक बच्चे होंगे वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हमें तो मैम ने, हमें तो सर ने अलग कर दिया, अलग ग्रुप बना दिया जो वीक बच्चों का होता है। तो लेबलिंग हमें स्टूडेंट्स को नहीं देनी है। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको आ जाए एग्जाम में तो आप बिल्कुल इग्नोर करोगे इन चीजों को। कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रन, अब देखो सबसे अच्छी बात क्या कही है कि अगर जहां पर भी आ जाए कि कंपैरिजन हो रहा है बच्चों के बीच, दो बच्चों के बीच कंपैरिजन हो रहा है कि एक बच्चा राकेश, मोहन, दो बच्चे हैं, टीचर कह रहा है कि राकेश पढ़ाई में बहुत अच्छा है बट मोहन बहुत वीक है, तो उनके बीच कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनके नंबर ज्यादा आते हैं, मोहन के कम आते हैं। तो हमें कंपैरिजन जहां पर भी, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आ रहा है ना कि कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन तो हमें बिल्कुल भी इग्नोर करना है, बिल्कुल भी नहीं चूज करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ 18 पॉइंट्स जो हमको क्लासरूम में ध्यान में रखने होंगे अगर आप टीचर लगते हो, और सेम एज अगर आप एग्जाम में जाते हो तब भी आपको इन पॉइंट्स को माइंड में रखना होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रख लेते हो आप बिल्कुल 90% 90 से अबव भी मार्क्स लेने वाले हो, 100 अबव भी ले सकते हो। आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। आपकी ये बात तो हो गई कि क्या हमें नहीं करना है, ठीक है, ये तो पता है हमें कि क्या क्या ये हमें अगर ये चीजें माइंड में रखनी है जो नेगेटिव सेंस दे रही है, ये सभी नेगेटिव सेंस दे रही है ना, ये तो हमें करना ही नहीं है, ये बातें हमें ध्यान नहीं रखनी, मतलब ऑप्शन में आए तो इन्हें इग्नोर मारना है। अब देखते हैं क्या चीजें माइंड में रखनी है। की पॉइंट्स टू परस्यू, कौन कौन सी चीजें, अगर ऐसा किसी ऐसे इनमें से कोई भी चीज आ जाती है ना तो आप उसी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसा कि आप सभी जानते हो सभी बच्चे सेम नहीं हैं, तो टीचर एज अ टीचर आपको क्या करना है, सभी टीचरों पर, सभी जो बच्चों पर समान ध्यान देना है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों पर समान जो होता है ध्यान देना, उन पे किसी पे कम ज्यादा नहीं देना। इंडिविजुअल डिफरेंस माइंड में रखना होगा आपको। एक्टिविटी, आपको क्या करवाना होगा, जितनी भी हो सकती है एक्टिविटीज करवाओ। एक्टिविटी करने से क्या होगा, बच्चे खुद काम करके जल्दी सीखेंगे, और जो बच्चे खुद काम करते हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक उनको याद रहता है, करके जो सीखते हैं ना बहुत ज्यादा टाइम तक सीखते हैं वो। तो एक्टिव लर्निंग, वही बात हो गई, जहां पर भी अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए ना एक्टिव लर्निंग, सक्रिय, जहां भी वर्ड आ जाए सक्रिय, तो समझ लेना ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है, आपका 1 नंबर फ्री का। एक्टिव लर्निंग याद रख लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर ऑप्शन में कहीं भी आ रहा है ना कि सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देना, ऑप्शन है ABCD, इसमें से किसी भी ऑप्शन में आ रहा है ना इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, तो आपका ये जो आंसर होगा बिल्कुल राइट होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, बिल्कुल हमें इंक्लूसिव एजुकेशन पर बल देना है, जहां पर सभी जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है या फिर नॉर्मल बच्चे हैं, सभी को एक साथ लेकर शिक्षा ग्रहण करवाना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जैसा कि आप सभी जानते हो जॉन ड्यूवी ने इसकी जो दी थी, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन दिया था, उन्होंने क्या कहा था, सभी बच्चे अगर करके सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग पे उन्होंने जो जोर दिया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जहां भी आंसर में आ जाए आप अपना जो आंसर है आंख बंद करके उसे टिक कर सकते हो। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस तो इग्नोर करने हैं, मतलब कि क्लोज एंडेड जिनकी आंसर बहुत लिमिटेड हो, 1, 2, 3 वर्ड्स में दे सके, वो इग्नोर करने हैं, बच्चों को नहीं करवाने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे जोर देना है, मतलब जहां पे बच्चे अपने माइंड का यूज करते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचकर अपने ही वर्ड्स में आंसर दे सके, ओपन एंडेड होकर आंसर दे सके। एक्सप्लोर एंड डिस्कवरी, बच्चों को चीजें एक्सप्लोर करने के लिए दो, डिस्कवरी खोज करने के लिए दो। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चे खुद का निर्माण ज्ञान का करते हैं, खोज करते हैं, नई नई खोज करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, इससे क्या होगा वो जल्दी सीखेंगे। तो अगर जहां भी ऑप्शन में बात आ जाए एक्सप्लोर एंड डिस्कवरी की, राइट आंसर समझ लेना वही है। आपको कितने सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, आपका एग्जाम 110% क्लियर हो जाएगा। अब वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, आपको एज अ टीचर क्या करना है, सभी बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं, बच्चों में बहुत विभिन्नताएं होती है, तो उन सभी के अकॉर्डिंग
हमें टीचिंग मेथड भी चेंज करते रहने पड़ेंगे। जिस बच्चे को जैसा टीचिंग मेथड यूज करना है उसके साथ वैसा करना ही पड़ेगा हमें। अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर। हमें बच्चों के बीच क्या करना है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है, रुचि क्रिएट करनी है उनके बीच में। जो छोटे बच्चे होंगे उनके अगर उनमें रुचि नहीं होगी किसी काम को करने को लेकर तो क्या सीखेंगे, बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, उनके अंदर एक इंटरेस्ट होना जरूरी है। स्टडी को लेकर हो गया या फिर कोई भी और एक्टिविटी हो गई, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जहां पर भी आपको दिख जाए इंटरेस्ट, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, एक्सप्लोर, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्टिविटीज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बहुत सारे पॉइंट है, इनमें से अगर आपको कुछ भी दिख जाए तो समझ लेना आपका राइट आंसर यही है। आगे चलते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आप सभी को एक बात माइंड में रखनी है कि जो बच्चे के अंदर गुण आते हैं वो हेरिडिटी मतलब कि पेरेंट्स से जो आनुवंशिक गुण होते हैं और जो एनवायरमेंट से, वातावरण से जो गुण मिलते हैं उनके बीच की अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एक बात याद रख लेना, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं एनवायरमेंट। जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है इनके बीच अन्योक्रिया कैसी होती है, जो इंटरेक्शन कैसी होती है, मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से बच्चों में जो क्वालिटीज, पर्सनालिटी, गुण जो भी आएंगे मल्टीप्लाई होगा इनका, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। बिल्कुल भी प्लस मत सोच लेना, कई ऑप्शन में आता है गुणात्मक या फिर योगात्मक, तो गुणात्मक होगा। आगे देखिए, यूसेज ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल। बच्चों को क्या करना है, हमें रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो वास्तविक दुनिया से जुड़े हो, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो उनके घर में कुछ ऐसा, कुछ आपको ऐसी कंडीशन बतानी है, सिचुएशन देनी है कि बच्चे अपने घर से या अपने आसपास के माहौल से उसे रिलेट कर सके। ऐसा करके सीखेंगे बच्चे, बहुत लॉन्ग टाइम तक उनके माइंड में रहेगा, बिल्कुल भी वो नहीं भूलेंगे। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड टाइम टेबल। जो टाइम टेबल और क्या करिकुलम होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जहां पर भी अगर बात आ जाए ऑप्शन में कि पाठ्यक्रम और जो टाइम टेबल है वो लचीलापन होना, उनका लचीलापन होना, तो ये राइट आंसर होगा आपका, टिक कर देना। आगे देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल आपको माइंड में रखनी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जहां भी आ जाए बच्चे के लिए पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो आपको ठीक बोलना है इसको। रिमीडियल टीचिंग, रिमीडियल टीचिंग सीसी के अंदर आपने पढ़ा होगा, रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक, तो बिल्कुल निदानात्मक और उपचारात्मक माइंड में रखना है बच्चों का। पहले तो आपको क्या करना है, कारणों का, बच्चों में कुछ कमी है तो उनके कारणों का आपको पता लगाना है कि कारण किस वजह से बच्चे में दिक्कत आ रही है। कारणों का पता लगने के बाद क्या करना है, हमें उसका उपचार करना है, ठीक है। आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो जहां भी अगर ऐसा आ जाए ना कि बच्चे कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी नॉलेज का, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखिए, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। आपको क्या करना है कि समाज में, बच्चा समाज में एडजस्ट हो जाए, अडेप्ट करे, समाजीकरण पर बल दे। जहां पर बात आ जाए बच्चे के समाजीकरण के, समाज के साथ कुछ क्रिया करने से, तो आप समझ लेना कि हाँ बिल्कुल समाज में रहकर बच्चे दूसरे लोगों से मिलकर, दूसरों को देखकर, अनुकरण करके बहुत ज्यादा सीखता है। तो अगर जहां भी बात आ जाए सामाजिक वातावरण की, वहां पर आप समझ लेना जो इसका राइट आंसर होगा यही होगा। तो देखो मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं जिनकी हेल्प से आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट माइंड में रखना है, ये गुणात्मक होते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल आपको जहां पर ऑप्शन में दिखे ठीक कर देना उस ऑप्शन को। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड टाइम टेबल, डाइवर्जेंट थिंकिंग, रेमेडियल टीचिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, कि बच्चे समाज में रहकर, समाज में समायोजन करके जल्दी सीखते हैं। ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं, जिनकी वजह से जो, और कुछ ऐसे पॉइंट भी थे जो आपको इग्नोर करने हैं। अगर एग्जाम में ऐसे पॉइंट आ जाए तो आपको उनको चूज नहीं करना है, और अगर ये पॉइंट आ जाए तो आपको चूज इन्हीं को करना है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी।
तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, एंड हमारा जो चैनल है हेलो टीचर्स उसे सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।